हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एनईवीएस नॉन टीचिंग वैकेंसी 2024 परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है। ऑनलाइन अप्लाई कब से आप स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पोस्ट कौन कौन सी हैं, एज क्या रहने वाली है, फी क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा ले ताकि जितनी वीडियो ले लें सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, एनईवीएस की वैकेंसी आपकी नॉन टीचिंग की आ गई है, क्योंकि एनईवीएस की जो वैकेंसी होती हैं लगभग मतलब हर 2 साल के बाद में आपको देखने को मिलती हैं, जो लगभग टीचर वाली वैकेंसी होती हैं। ठीक है, तो अब की बार जो आपकी वैकेंसी आई थी जो 2022 के अंदर आई थी आपकी, और अभी आपको नेक्स्ट जो टीचर की वैकेंसी भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2024 के अंदर आपकी एनईवीएस की वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, एनईवीएस की वैकेंसी उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। एनईवीएस केवीएस ईएमआरएस की वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे कंप्लीट, और क्या कुछ रहने वाला है, कब तक वो पूरी हो जाएंगी। तो ये वीडियो एक स्पेशल आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो अभी जो नॉन टीचिंग जो वैकेंसी है, क्योंकि वैकेंसी आपकी हर जगह से देखने को मिली हुई अभी, क्योंकि इलेक्शन अभी लोकसभा के अंदर है। तो लोकसभा का जो इलेक्शन है अभी सेंट्रल लेवल का इलेक्शन हो गया। तो आपको पता है कि हर स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वैकेंसी निकालते हैं। हर स्टेट में हर जितने भी डिपार्टमेंट लगभग आपको देखने को मिली होंगी, लगभग डिपार्टमेंट से आपको वैकेंसी देखने को मिली होंगी। और क्योंकि इलेक्शन का टाइम था और आचार संहिता भी लग चुकी है, अब इसके बाद में आपको कोई वैकेंसी नई देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी आप ये लगाई चलो जून तक। ठीक है, जून के अंदर आपका जैसे एक आपका जो इलेक्शन का जो डिक्लेरेशन है, शायद 4 जून का जो इलेक्शन मतलब आपके एग्जाम जो होंगे, ये मतलब नेताओं के जो एग्जाम होंगे, वोट पड़ेंगे, उसका जो रिजल्ट है वो आपका शायद 4 जून को डिक्लेयर हो जाएगा शायद। ठीक है, 4 जून तक। तो तब तक आपकी जो है लास्ट इलेक्शन है, तब तक आपकी आचार संहिता रहेगी। उसके बाद में है जून के बाद में आपको जो वैकेंसी और देखने को मिल सकती हैं। तब तक जो भी वैकेंसी आपको नहीं देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, जो भी प्रोसेस चला हुआ है वो आपकी चलती रहेंगी। जो भी वैकेंसी चली हुई है, जैसे एनईवीएस की है तो भी एग्जाम का जो प्रोसेस दे रखा है तो कंप्लीट जैसे इस वीडियो में करेंगे हम। तो जो भी कुछ इन्होंने दे रखा है एग्जाम डेट जो भी कुछ है, तो ये आप अगर फॉर्म भरेंगे, जो भी अभी बहुत सारी वैकेंसी आई है आपको देखने को मिली है, तो ये वैकेंसी जितनी भी आई हैं, तो ये वैकेंसी का प्रोसेस आपको अभी जल्दी से, जैसे एग्जाम का पैटर्न किसी ने दे रखा है वो नहीं, तो लगभग जो है अभी आपको बहुत ही कम देखने को, एक आध एग्जाम जो पहले के डिक्लेयर कर रखे हैं तो वो देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो एग्जाम है आपको अभी कब देखने को मिलेंगे, सारे के सारे अभी जून के अंदर देखने को मिलेंगे, जून के बाद में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब एग्जाम डेट बहुत कम एग्जाम की मिलेगी, बाद में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जो भी भर्ती निकली हुई है आपसे रिलेटेड है, तो आप उसके अंदर अप्लाई कर दें और आप अपनी जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो कंप्लीट नोटिस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी जॉब है आपकी एनवीएस के अंदर आपकी, ये मतलब वो वाली जॉब है जो रेजिडेंस वाली है। ठीक है, आपके स्टे वाली। ठीक है, तो आप वहाँ पे स्टे वाला आपका जो प्रोसेस रहने वाला है, तो बहुत अच्छी आपकी जॉब है। तो अभी देखते हैं नोटिस के ऊपर। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है आपको, जैसे आप मतलब वेबसाइट पे जाके आप ये रिक्रूटमेंट का जो नोटिस डाउनलोड करेंगे, तो ये आपको मेल जो ड्राइव है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा भी। ठीक है, तो एनवीएस नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है, आपकी रेगुलर ये वैकेंसी रहने वाली है, और इसके अंदर जो आपके सब कौन कौन से उसकी आपकी वैकेंसी नई निकली हैं वो हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो इनका जो प्रोसेस है वो कहाँ पे रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। कुछ हेडक्वार्टर की हैं, कुछ आपके अलग अलग जो हैं आपके मतलब अलग अलग स्कूल हैं जो उनके अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो पोस्ट है आपकी सबसे पहले असिस्टेंट सेक्शन की ऑफिसर की है, उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट की है, जूनियर ट्रांसलेटर ही ऑफिसर की है, उसके बाद लीगल असिस्टेंट की है, स्टेनोग्राफर की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, और उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ की ही आपकी हेड क्वार्टर और जो भी आरओ हैं उनके अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में फीमेल स्टाफ नर्स है, कैटरिंग सुपरवाइजर है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, इलेक्ट्रीशियन है, और कम प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है, उसके बाद लैब अटेंडेंट है, और मैस हेल्पर है। ये आपकी जो भी स्कूल हैं एनवीएस के उनके अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में जो वैकेंसी हैं, सबसे पहले स्टाफ जो आपकी नर्स की हैं, ग्रुप बी की आपकी पोस्ट है, पोस्ट कोड 1 है, इसके अंदर ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है अभी। ठीक है, 84 जैसे 85 आपकी जनरल की ही, डब्ल्यूएस की 12 है, ओबीसी की आपकी 12 है,
SC की 10 हैं, ST की आपकी 2 हैं, टोटल आपकी 121 यहाँ पे वैकेंसी रहने वाले हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप अपनी देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है, पोस्ट कोड आपका 2 है, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली 5 रहने वाले हैं। उसके बाद में आपका है, एक मिनट भैया थोड़ा इसमें ये अच्छी प्रकार से दिखाएं, एक मिनट आपका। इसके बाद में आपका ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट है, आपकी पोस्ट कोड 3 है। इसके अंदर टोटल आपकी 12 वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है, पोस्ट कोड 4 है। इसके अंदर आपकी टोटल 4 वैकेंसी रहने वाले हैं। उसके बाद में लीगल असिस्टेंट की आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, ये भी इसके अंदर आपकी जो वैकेंसी रहने वाले हैं टोटल 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की आपकी 23 वैकेंसी रहने वाले हैं। उसके बाद ये आपकी सी की स्टार्ट हो रही है स्टेनोग्राफर से। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर, ये भी सी की पोस्ट आपकी 2 पोस्ट हैं। उसके बाद कैटरिंग सुपरवाइजर की आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, इसके अंदर भी आपकी इसके अंदर अच्छी खासी पोस्ट है, 78 पोस्ट हैं भाई। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, आपको एनवीएस के अंदर थोड़ी थोड़ी पोस्ट देखने को मिलेगी, ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलेंगे आपको, थोड़ी थोड़ी पोस्ट ही देखने को मिलती हैं ज़्यादातर। और केवीएस के अंदर भी अब की बार इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं आई, जैसे मतलब 2 साल कोरोना के टाइम पे थोड़ा मतलब लेट आया था, इसके कारण भी ज़्यादा पोस्ट नहीं आई। लेकिन अब की बार देखते हैं कितनी पोस्ट आती हैं। केवीएस के अंदर भी आपको जल्दी ही पोस्ट देखने को मिलेंगी। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की आपकी 21 पोस्ट हैं। उसके बाद में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट आपकी ग्रुप सी की जो है आपके JNV कैडर के अंदर आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसके अंदर टोटल आपकी 360 पोस्ट रहने वाली है भाई। उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की आपकी यहाँ पे 128 पोस्ट रहने वाली हैं। लैब अटेंडेंट की 181 पोस्ट रहने वाली है। मैस हेल्पर की आपकी 442 पोस्ट। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी 19 पोस्ट रहने वाली भाई। तो ये पोस्ट है, अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो आप इसके लिए अंदर अप्लाई कर सकते। जो पोस्ट से रिलेटेड आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकली है, वो मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिए भाई, ठीक है। उसके बाद में इससे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है वो देख लेते हैं भाई। मेन चीज़ है क्वालिफिकेशन, और उसके बाद में एज और उन चीज़ों पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। एज भी शायद इसी के अंदर आपको मिल जाएगी देखने को। सबसे पहले आपका किस चीज़ का है, स्टाफ नर्स का, ठीक है। स्टाफ नर्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टाफ नर्स फीमेल का। इसके अंदर जो आपकी एज रहने वाली है भाई अप टू 35, ठीक है। 18 से आपकी रहने वाली है 35 साल, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट जॉब है लगभग आप में उसके अंदर 18 साल की एज लेके चलते हैं, तो 18 से 35 साल आपकी यहाँ पे एज रहने वाली है। पे स्केल आपका ये रहने वाला है। उसके बाद में एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो BSc नर्सिंग होम BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। BSc ऑनर्स होना चाहिए, या फिर और रेगुलर BSc ऑनर्स नर्सिंग, उसके साथ में या फिर रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। BSc नर्सिंग वाले, या फिर आपके पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग से रिलेटेड है और इसके अंदर एक्सपीरियंस है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिजायरेबल ही, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इसके अंदर आपकी एज रहने वाली है बिटवीन 23 to 33, ठीक है। यहाँ पे 23 साल एज मानी जाएगी। और उसके बाद में जो अपर एज है आपकी यहाँ पे 33 साल, और जो आपका पे मैट्रिक्स है ये रहने वाला लेवल 6 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 ईयर इसके अंदर एक्सपीरियंस रहने वाला भी, ठीक है। उसके बाद में ऑडिट असिस्टेंट, यहाँ पे आपके जो पे स्केल रहने वाली है ये रहने वाली है लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,000 आपकी 400। उसके बाद में एज आपकी 18 से 30 साल के बीच में रहने वाले है भाई। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले, BCom में अगर आपने कर रखी है तो आप इसके अंदर अप्लाई भर सकते हैं। ऑडिट वाला जो काम है BCom वाले कैंडिडेट भर सकते हैं भाई। उसके बाद डिजायरेबल है वो कोई ज़रूरी नहीं है, वो आप देख सकते हैं, उसको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद जूनियर से ऐसे ट्रांसलेशन ऑफिसर की है, इसके अंदर लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। और ये आपकी लेवल 6 के अकॉर्डिंग ये आपकी सैलरी रहने वाली है। नोट एक्सीडेंट 32 एज से ज़्यादा आपकी होनी चाहिए, 32 साल से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम एजुकेशन यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी, आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। अब सब्जेक्ट और हैं द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द एट द डिग्री लेवल, ठीक है। उसके साथ में मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश एज हिंदी होना चाहिए, ठीक है। उसमें ये एक बार इंग्लिश से अगर मास्टर डिग्री उसके साथ में आपकी हिंदी होना चाहिए, और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका हिंदी होना चाहिए। उसके बाद में या फिर ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं, कई ऑप्शन दे रखे हैं। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इनमें से कोई विद मीडियम हिंदी, ये आप देख लेना एक बार हिंदी इंग्लिश, जो हिंदी इंग्लिश का इसमें दे रखा है मास्टर डिग्री हिंदी में है तो इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, और इलेक्टिव सब्जेक्ट इंग्लिश वो होना चाहिए।
या फिर आपका इंग्लिश में मास्टर डिग्री है तो उसका आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी और वो भी दे रखे हैं, वो आप अच्छी प्रकार से देख लेना, काफ़ी सारी इसके अंदर दे रखे हैं। अगर इनमें से किसी प्रकार की है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते। रेगुलर असिस्टेंट की आपकी कोड 5 है, लेवल 6 के अकॉर्डिंग ये आपको सैलरी मिलने वाली है। एज यहाँ पे आपकी 23 से 35, बिटवीन 23 टू 35 रहने वाली है। डिग्री लॉ के अंदर होनी चाहिए, 3 ईयर आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के अंदर लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी 25,500। 18 से 27 साल आपकी यहाँ पे एज रहने वाली। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, +2। और स्किल टेस्ट के अंदर क्या रहेगा आपकी 10 मिनट पर 80 वर्ड्स। और उसके बाद है डिस्क्रिप्शन आपका इंग्लिश का ये रहने वाला है। उसके बाद एक कंप्यूटर ऑपरेटर का आपका क्या रहने वाला है, पोस्ट कोड 7। पे स्केल आपकी रहने वाली 4 के अकॉर्डिंग 25,500। और आपकी एज 18 से 30 साल रहने वाली है। क्वालिफिकेशन है आपका BCA है या BSc कंप्यूटर साइंस है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, या BTech है कंप्यूटर या IT से तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैटरिंग सुपरवाइजर की पोस्ट कोड आपका 8 है। लेवल आपके 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। अप टू 35 एज तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट अगर आपके पास में है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ट्रेडिशनल प्रोफेशन अगर आपका कैटरिंग से रिलेटेड है सर्टिफिकेट तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट आपका हेडक्वार्टर के अंदर आपके लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। ये सैलरी मिलने वाली है 19,900 से लेकर ये। उसके बाद 18 से 27 साल एज रहने वाली। सीनियर सेकेंडरी आपके होनी चाहिए, उसके साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड से रिलेटेड, और या फिर +2 पास उसके साथ में लेवल सीनियर सेकेंडरी, उसके साथ में जो आपका ये आपका सेक्टर ऑफिस, उसके बाद में ऑफिस मैनेजमेंट वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ये आपकी जो आपकी स्कूल के अंदर है, ये आपकी लेवल 10 के, इसमें 18 से 27 वही इसके अंदर रहने वाली है, वो आप देख लेना एक बार। दोनों के अंदर लगभग आपकी सेम रहने वाली है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट कोड आपका 11 और पे स्केल आपकी ये रहने वाली है। एज आपके 18 से यहाँ पे 40 साल अगर आपकी एज है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होगा आपका 10th होनी चाहिए, उसके साथ में आपका ITI का डिप्लोमा होना चाहिए उस ट्रेड से रिलेटेड, और एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट के अंदर आपकी जो एज रहने वाली 18 से 30 साल, और ये लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है। और 10th पास विद आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्नीशियन का होना चाहिए, या फिर आपका +2 क्लास विद साइंस स्ट्रीम से अगर आपने कर रखी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स हेल्पर का है, उसके अंदर आपकी ये लेवल 1 के अकॉर्डिंग ये सैलरी 18,000 समथिंग आपकी सैलरी रहने वाली है। 18 से 30 साल आपकी एज रहने वाली है। मैट्रिक्स उसके साथ में 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मैथ्स से रिलेटेड, और पासिंग स्किल टेस्ट, ठीक है, जो आपका स्किल टेस्ट लेंगे वो आपका वो होना चाहिए उससे मैथ्स से रिलेटेड। मल्टीटास्किंग स्टाफ से रिलेटेड ये आपकी लेवल 1 की है, उसके अकॉर्डिंग आपको 10th पास अगर आप हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये जितनी भी जो वैकेंसी हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन, उसके बाद में एज, वो चीज़ें मैंने बता दी कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। बाकी एज का जो रिलैक्सेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, जो भी मिलता है सभी को पता है किस किस है, वो इसके अंदर दे भी रखा है, वो आप अच्छी प्रकार से देख लेना भाई। ये आपका एज का क्वालिफिकेशन के साथ साथ में जो एज का रहने वाला है, ये आपके जो भी आपके जो सर्टिफिकेट EWS SC ST जो भी हैं वो क्या कंडीशन है वो आप एक बार अच्छी प्रकार से देख लेना। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर फॉर द पोस्ट ऑफ द लीगल असिस्टेंट। उसके बाद डिसीजन ऑफ द NVS अबाउट द मोड ऑफ सिलेक्शन टू द दिस नोटिफिकेशन नोटिफाइड पोस्ट एंड एलिजिबल कंडीशन, ठीक है। ये अलग अलग उससे जुड़ा हुआ देखा रखा है किस हिसाब से हम हैं जो कंडीशन के अकॉर्डिंग। किसी में इंटरव्यू भी है, सबसे पहले तो आपका जैसे मतलब एग्जाम है, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू, किसी में इंटरव्यू से रिलेटेड, किसी में स्किल टेस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है। सभी का अलग अलग यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद ये आएंगे एग्जाम सीटें भी कहाँ पे आप सेंटर भर सकते हैं, तो यहाँ पे स्टेट और उसके बाद में उनकी सीटी दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप इसके अंदर सेंटर भर सकते हैं, जो भी आपको नज़दीक लगता है, जो भी आपको लगता है उस हिसाब से आप भर सकते हैं भाई, ठीक है। ये इनके सेंटर रहने वाले हैं। उसके बाद में ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है पोस्ट ऑफ द फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपका पार्ट 1 आपका रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर के क्वेश्चन 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। और उसके बाद में आपका लैंग्वेज प्रोफेशन इंग्लिश और हिंदी के आपके 10-10 मार्क्स के 20 मार्क्स के आपका 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं।
2.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में आपका 4th पे है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ठीक है। आपका जो स्टाफ नर्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो 70 नंबर का यहाँ पे रहने वाला, टोटल 120 का रहने वाला है, ठीक है। फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यहाँ पे आपका रीजनिंग एबिलिटी आपका 15 नंबर की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको 15 का, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, ठीक है, आपकी टोटल 15 30 नंबर की यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की आपकी 10 नंबर की, और ऑफिस से रिलेटेड जो आपका MS वगैरह जो भी सारा कुछ है, जो भी कुछ है आपका उससे रिलेटेड जो है, ऑफिस से रिलेटेड आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल आपका 120 का, यानी जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो भी ऑफिशियल मैनुअल प्रोसेस CS कंडक्ट रूल्स CS जो भी है रहने वाला है यहाँ पे। टोटल 2.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट असिस्टेंट इसके लिए रीजनिंग 20 नंबर की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का, लैंग्वेज आपकी रहने वाला 10-10-20 नंबर की दोनों। उसके बाद बेसिक नॉलेज कंप्यूटर 20 नंबर का यहाँ पे रहने वाला, 2.5 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपके अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे 40 नंबर का रहने वाला, टोटल 130 का रहने वाला है। उसके पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, इसके अंदर ट्रांसलेटर इंग्लिश टू हिंदी 25 नंबर की, हिंदी टू इंग्लिश आपकी 25 नंबर की यहाँ पे रहने वाली है। ये रहने वाला है प्रोसेस इसके अंदर, यानी इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश चेंज करने वाला। उसके बाद मेंटल रीजनिंग एबिलिटी आपका 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस आपका 20 का, करंट अफेयर। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज आपका हिंदी इंग्लिश आपका 20 नंबर का रहने वाला है दोनों का, ठीक है। टोटल 100 नंबर का। यहाँ पे आपका 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट कम्पिटिटिव एग्जाम स्टेज 1 रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की, जनरल अवेयरनेस आपकी 15 की। उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट जनरल यानी इंग्लिश हिंदी आपका जो रहने वाला 30 का, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 का, और आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पोर्शन है हाई कोर्ट से जो मेन लॉ से रिलेटेड वो आपका 70 नंबर का, टोटल 150 का, 3 घंटे का यहाँ पर टाइम रहने वाला है। उसके बाद में इंटरव्यू भी है इसके अंदर। फॉर द स्टेनोग्राफर कंप्यूटर एग्जामिनेशन इसके अंदर आपका 2 रहने वाला है। एक तो आपका जो स्टेज 1 टेस्ट, ये आप देखना लगभग सभी के अंदर लगभग सेम ही है, कुछ आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो दे रखा है। उसके बाद में आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट रहने वाला है भाई, ठीक है, ये दे रखा है अलग से। फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर उसके लिए जो सिलेबस आपका एक एग्जाम होगा, और कैटरिंग से रिलेटेड उसके अंदर भी आपका एक एग्जाम होगा ओनली, ठीक है। 2.5 घंटे का यहाँ पे रहने वाला है। ये सारा सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। आपका जो आपके स्किल से रिलेटेड है वो भी आपका इसके अंदर रहने वाला है। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट इसके अंदर आपका कम्पिटिटिव 1 टेस्ट है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। उसके साथ साथ में आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। उसके बाद में आपका है फॉर पोस्ट ऑफ द जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है, उसके अंदर आपका रहने वाला कंप्यूटर स्टेज 1 आपका कम्पिटिटिव एग्जाम, उसके साथ में आपका जो टाइपिंग उससे रहने वाला अलग दूसरा स्टेज का एग्जाम। पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन इसके अंदर भी आपका एक जो आपका सब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम, और उसके साथ में आपका ट्रेड से रिलेटेड टेस्ट यानी स्किल टेस्ट या ट्रेड से रिलेटेड। उसके बाद में पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट ये इसके अंदर भी आपका ये रहने वाला है। उसके अंदर आपका दूसरा टेस्ट नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद में लैब अटेंडेंट के ओनली आपका एक ही टेस्ट है, उसी बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद कम्पिटिटिव एग्जाम स्टेज 1 आपको फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ सेल्फर, उसके साथ में आपका स्किल टेस्ट भी रहेगा भाई, ठीक है। तो जो भी स्किल टेस्ट है या किसी के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट है वो आपका रहने वाला है, या फिर आपका कुछ के अंदर इंटरव्यू टेस्ट जैसे आपकी पोस्ट से रिलेटेड वो रहने वाला है। बाकी लगभग के अंदर आपका एक एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होने वाला है, और कॉमन लगभग पोर्शन है। बाकी थोड़ा बहुत आपका जो अलग मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेगा, जिसका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। ये जो नोटिस है मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी कंप्लीट अगर हम इसके अंदर चर्चा करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका वेटेज ऑफ 70% 30% मार्क्स ऑब्टेन इन द कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इंटरव्यू, ठीक है। 70% तो आपका रहने वाला वेटेज जो आपका कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपका जो मार्क्स लेंगे उसके ऊपर, और 30% आपका जो इंटरव्यू रहेगा उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपका स्किल टेस्ट है उसके ऊपर आपका, यानी अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली और आप एग्जाम के अंदर अच्छा अगर परफॉर्मेंस कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग आपका फाइनल हो जाएगा भाई, ठीक है। ज़्यादा उसके अंदर आपका इंटरव्यू 30% का ही है, ज़्यादा नहीं है, तो आप वहाँ पे आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो फीस रहेगी वो अच्छी खासी फीस है भाई। फीस ये दे रखी है यहाँ पे, देखो आप बहुत अच्छी खासी स्टाफ नर्स के लिए आप देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस, जनरल OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे ये फीस रहने वाली है भाई, ठीक है। EWS जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फीस रहने वाली है। उसके बाद में जनरल के लिए ये रहने वाली है, EWS के लिए ये रहने वाली है, OBC की ये ले रहने वाली है, ठीक है। SC ST और PW जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस है
जो आपकी फ़ी रहने वाली है वो आपकी जैसे स्टाफ नर्स के लिए है तो 1000 रुपये आपकी फ़ी रहने वाली है। प्रोसेसिंग फ़ी आपकी अलग से लगेगी 500 रुपये, यानी वो ये आपकी जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए है। टोटल आपके 1500 रुपये लगेंगे भाई, ठीक है। और उसके बाद SC ST और PWD कैंडिडेट उनके लिए फ़ी कुछ नहीं है, प्रोसेसिंग फ़ी है वो लगेगी 500 रुपये। टोटल आपके 500 रुपये लगेंगे। उसके बाद नहीं जो बाकी कैंडिडेट हैं असिस्टेंट्स जो भी ये बाकी हैं, एक पोस्ट के लिए स्टाफ नर्स के लिए आपकी 1500 रुपये रहने वाली है। और SC ST उसके लिए 500 रुपये। बाकी जो भी कैंडिडेट हैं असिस्टेंट इसके लिए 500 रुपये आपकी रहने वाले हैं। जनरल कैंडिडेट हैं जो भी है 500 रुपये फी रहने वाली, 500 रुपये प्रोसेस फी, 1000 रुपये लगेंगे। और बाकी जो इन कैंडिडेट के लिए आपके 500 रुपये रहने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी फ़ी रहने वाली है। उसके बाद में और क्या कुछ है, लगभग जो चीज़ें हैं मैंने इसके अंदर डिस्कस कर दी और कुछ नहीं बचता है। बाकी आप एक बार इसको अच्छी प्रकार से देख लेना क्या कुछ इसके अंदर और कुछ दे रखे हैं, ठीक है। तो कंप्लीट इसको एक बार अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। यानी अगर आप एलिजिबल हैं तो अच्छी प्रकार से पढ़ के उसके बाद में आप फॉर्म भरेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फीस भी बहुत ज़्यादा लग रही है और आपका टाइम भी खराब होगा, ठीक है। तो अच्छी प्रकार से फॉर्म भर के फिर उसके बाद में आप अच्छी प्रकार से तैयारी करें। आपको जल्दी ही आपका इसका एग्जाम भी देखने को मिलेगा। आपको एग्जाम है लगता है मुझे आपको जून या जुलाई के अंदर आपका एग्जाम हो सकता है भाई, ठीक है। तो अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी करें, अच्छी प्रकार देख के, और फिर अगर एलिजिबल हैं तो ये आप फॉर्म भरें। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।